नमस्कार। इशारे इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बार बार अपने आप को ये याद ज़रूर दिलाते रहिए कि क्या हुआ कि हम इस स्थिति पर पहुंच गए। हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी, है और रहेगी कि हम मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें और इन सब चीज़ों को करते हुए लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड आगे बढ़ाएं, यानी कि जान भी और जहान भी। ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से हमारे ऊपर थी। लेकिन देखिए, ऐसा है, जब हमारे पास समय था, अक्टूबर नवंबर के बाद से लेकर के फरवरी मार्च तक का जब हमारे पास समय था, तो इस समय में हमने क्या किया और हमारी सरकारों ने क्या किया, खास तौर से तब जब हम एक वेव झेल चुके थे, एक लहर झेल चुके थे। ऐसा क्या हुआ कि दूसरी लहर में मामला हमारे हाथ से फिसल गया, और ऐसा फिसला कि अभी भी फिसला ही हुआ है। अभी मालूम नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, कितनी ऊपर तक ये वेव जाएगी, हमें नहीं मालूम है। कैसे आई भारत की ये दूसरी सुनामी, उसके बारे में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कुछ मुख्य 4-5 बड़ी बड़ी बातें हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है, इतने सब के होने के बाद भी क्या हो रहा है, ये आप जान लीजिए और उसके बाद आप तय कर लीजिए कि अभी भी जो हमारा रिस्पॉन्स है वो ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं टेस्टिंग की, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर के तमाम बातें बोली गई हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी खूब ये हुआ कि टेस्टिंग करो, टेस्टिंग टेस्टिंग। तो पहले तो 4,500 रुपये की एक टेस्ट होती थी, उसके बाद फिर उसका दाम घट के 2,400 हुआ, फिर 1,200 हुआ, फिर 900 हुआ। पूरी प्रक्रिया यही थी कि ज़्यादा लोग टेस्ट करेंगे और उसमें जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी ज़्यादा लोग डिटेक्ट होंगे। ये जो आप मामले देख रहे हैं अभी, ये मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब आप ये समझिए कि पिछली पीक के लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा मामले इस बार बढ़े हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके अनुपात में जो टेस्टिंग है वो सिर्फ 22% बढ़ी है, सिर्फ 22%। अब आप सोचिए कि सिर्फ 22% बढ़ी हुई टेस्टिंग पर अगर लगभग 3 लाख मामले आ रहे हैं, तो अगर टेस्टिंग भी दुगनी हो गई होती पिछली बार की तरह, तो कितने लोग डिटेक्ट होते। ये मामले असली में कितने हैं हमें वही नहीं मालूम, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी टेस्टिंग ज़्यादा नहीं है। हमारी टेस्टिंग सिर्फ 22% बढ़ी है पिछली लहर के मुकाबले। तो ये हमारी सबसे बड़ी चूक हुई कि अगर हम शुरुआत में ही जान लेते कि हम लोग कितने पानी में हैं, और वो कैसे आएगा, वो जब हम टेस्टिंग ज़्यादा करेंगे उस पर आएगा। टेस्टिंग हमने बढ़ाई नहीं और मामले अभी इतने बढ़े हुए हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर इसी हिसाब से डबल टेस्टिंग हो रही होती तो कितने सारे मामले सामने आते। मामले सामने आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको पता होने के बाद आप उतने लोगों से ये उम्मीद कर सकते थे कि अब वो कार्रवाई करेंगे, अब वो पब्लिक में नहीं जाएंगे, अब वो मास्क पहनेंगे, अब वो दवाई खाएंगे या जो भी करेंगे। और क्योंकि अगर वो दूरी बनाएंगे तो धीरे धीरे वो चेन टूट जाती। तो टेस्टिंग में यहाँ हमारी चूक हुई है कि जब हमारे मामले कम थे तब हमने उस हिसाब से टेस्टिंग को नहीं बढ़ाया। ये पहला कारण था जिस वजह से ये सुनामी अब आई है। तो ये तो हो गई टेस्टिंग की बात। अब आइए बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेकर के आप सब जानते हैं कि सरकार ने शुरुआत में ही उन्होंने ये बोला था कि कोई शॉर्टेज नहीं है। मुझे अभी भी याद है 7 अप्रैल 2021 को हमारा एक इंटरव्यू केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ, जिसमें उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला कि कोई शॉर्टेज नहीं है। हो सकता है उस समय शॉर्टेज ना हो, 7 अप्रैल को याद कीजिए, मामले बढ़ने शुरू हो गए थे, लेकिन आज वाली स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी चिंताजनक थी। तब सरकार का विश्लेषण ये था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब अगर सरकार ये बोले कि वो तो मामले इतनी तेजी से बढ़ गए, इसके लिए तो कोई भी तैयार नहीं हो सकता, उस समय तो ऑक्सीजन की सप्लाई वाकई कम नहीं थी, अब हो गई, ये कौन सुनेगा। आप सरकार में हैं ही इसलिए क्योंकि आपको दूरदृष्टि रखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरी लहर आएगी और अगर उसको रोकना होगा तो उसके लिए आपको मामले ये सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें। अब आपका ये कहना कि हमें मालूम ही नहीं था कि इतने मामले बढ़ेंगे या इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे, कैसे नहीं मालूम था? और अगर नहीं मालूम था तो क्या ये सबसे बड़ी चूक नहीं है? ये आपकी कमी नहीं है कि आपको मालूम ही नहीं था कि मामले बढ़ेंगे?
और ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये वही सरकार है जो कि घूम घूम के वैक्सीन आने पर ये कह रहे थे कि ये कोरोना के अंत की शुरुआत है। अब देखिए एक ऐसी स्थिति आ गई कि अंत की शुरुआत नहीं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अब अंत ही नहीं हो रहा है, दोबारा से एक लहर आ गई है। तो ये मान लेना कि फिर लहर नहीं आएगी और अब अंत की शुरुआत हो गई, ये क्या सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। और मैं जब सरकार कहता हूं तो मैं केंद्र सरकार पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन से लेके दवाई से लेकर के इन सारी चीजों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से, और वैक्सीन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से केंद्र की है। तो अब पलट के ये कहना कि बाकियों ने नहीं किया, बात नहीं बनेगी। जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, बाकियों की कम। कोई स्ट्रेन अगर बाहर से आ रहा था, आइए अब उसकी बात करते हैं। ऑक्सीजन पहले खत्म करते हैं, फिर स्ट्रेन पे आएंगे। तो ऑक्सीजन पर ये स्थिति थी। उसके बाद फिर आपने देखा कि तुरंत बाद एमपी, गुजरात, पंजाब सब जगह से ये रिपोर्ट आने लगी ऑक्सीजन की कमी हो। अब तो हर पूरे देश भर में कमी है। 15 अप्रैल को सरकार ने इमरजेंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अनुमति दी और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी डाइवर्ट करने की बात की। इसके बाद 16 अप्रैल को सरकार ने बाहर से इंपोर्ट करने की बात की कि ऑक्सीजन बाहर से मंगवा लें, क्योंकि इतनी कम पड़ गई है एकदम से ऑक्सीजन। तो ये है ऑक्सीजन की स्थिति। अब ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है आज की डेट में वो भी बता दें। राज्य कुछ कहते हैं और उसके बाद केंद्र के एक मंत्री हैं पीयूष गोयल, जिन्होंने ये बोला, और संदर्भ बाद में जो सूत्रों के हवाले से हमें बताया जा रहा है वो मैं संदर्भ भी बता दूंगा। तो उस समय उन्होंने कल अपने एक इंटरव्यू में ये बोला कि राज्यों को ये भी देखना होगा कि वो डिमांड साइड मैनेजमेंट कर लें ऑक्सीजन की, क्योंकि तभी सप्लाई साइड मैनेजमेंट होगी। यानी कि अगर आप डिमांड को कंट्रोल नहीं करेंगे ऑक्सीजन की तो सप्लाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे कितना सप्लाई कर देंगे, जरूरत है, दिया जा रहा है, लेकिन आप डिमांड साइड मैनेजमेंट करें। इसका मतलब क्या है? ऐसे सुनने में ये लगता है कि पीयूष गोयल क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई क्या सांस ना लें, या किसी को अगर जरूरत है ऑक्सीजन की, कोई अस्पताल के बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो उसको क्या समझाएं ये कि भाई थोड़ी कम कम सांस लो, हमारी सप्लाई पूरी नहीं आ रही है। इस पर पीयूष गोयल के दफ्तर से और भी जो सरकारी तंत्र हैं उनसे जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी को गलत समझा गया। वो ये कहना चाहते थे कि अगर राज्य व्यवस्था इस तरीके की बनाते कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ये सारी चीजें ढंग से करते, अपनी बेसिक व्यवस्था अपनी जगह रखते, तो शायद इतने मामले ही नहीं बढ़ते, और मामले नहीं बढ़ते तो वो इतने क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं पड़ती। क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं पड़ती तो ऑक्सीजन कम खपती और इस वजह से सप्लाई मैनेज हो जाता। तो वो इस संदर्भ में बोल रहे थे, लेकिन बोला इस तरीके से कि वो यूं लगा कि वो कह रहे हैं कि भाई कम कम सांस लो। तो ये एक स्थिति हो गई ऑक्सीजन वाली बात। अब आइए आपको बताते हैं दूसरी बात, जो एक और अहम बात है, वो है रेमडेसिविर, फेविफ्लू, इन सब दवाइयों को लेकर के। आप जानते हैं शुरुआत में सरकार ने रेमडेसिविर को लेकर के भी यही बोला कि कोई शॉर्टेज नहीं है। 13 अप्रैल को हेल्थ मिनिस्ट्री की जो ब्रीफिंग थी उसमें सरकार का ये कहना था कि रेमडेसिविर की कोई शॉर्टेज नहीं है इस देश में। 13 ही अप्रैल को हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर दी जा रही है। मतलब जिसको देखो वो रेमडेसिविर को ऐसे वंडर ड्रग की तरह समझता है कि इसको जल्दी से इसका इंजेक्शन ले लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये दिक्कत है। उनका कहना शॉर्टेज नहीं है, दिक्कत ये कि ज़्यादा, लेकिन जब ज़्यादा प्रिस्क्राइब हो रही है और करने वाले भी डॉक्टर्स हैं तो शॉर्टेज तो हुई ना। अच्छा, इस चक्कर में हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी है। और कालाबाजारी नहीं, अब तो आप आसपास भी अपने देख लीजिए, हो ये रहा है कि लोगों को जहां से जहां जिसकी जैक लगा सकते हैं वहां से वो ले लेके दवाई बस घर में रख ले रहे हैं कि एक मेरे पास हो। अब सरकार का ये कहना है कि ये दवाई आपको बचाएगी नहीं। हो सकता है जब आप अस्पताल में होंगे तो आपको एक दिन, सब अव्वल तो सरकार का कहना घर में इस्तेमाल करने की दवाई है ही नहीं। अस्पताल में जब आपको चाहिए होगा तो अस्पताल तय करेगा कि कितनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर आप हफ्ते भर रुक रहे हैं अस्पताल में तो फिर 6 दिन रुकेंगे या 5 ही दिन रुकेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेगी। आपकी जान बचाने के लिए काम नहीं आएगी रेमडेसिविर, ये सरकार का आप दावा है। लेकिन क्योंकि इतनी भारी कमी हुई, इसके बाद अब सरकार ने ये तय किया कि उसका एक तो एक्सपोर्ट बैन किया जाए
और दूसरी चीज 6 और मैन्युफैक्चरर्स को उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए वो आते आते आएगा। सवाल फिर वही है कि जब नहीं हो रहा था, जब ये मामले नहीं बढ़ रहे थे, या जब कम थे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में भी, उस समय आपने ये अगर कार्रवाई की होती तो आज हमारे पास ऐसी स्थिति होती कि रेमडेसिविर भरी हुई होती। अब ये होता है कि भाई ऐसा है कि डिमांड नहीं है और आप सप्लाई किए जा रहे हैं, तो कंपनी घाटे में चली जाएंगी। तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास बहुतायत में होती तो सरकार उसको बाहर भेज देती, एक्सपोर्ट कर देती। कितने सारे आप वैक्सीन मैत्रेयी के तहत अगर वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप रेमडेसिविर भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, उसमें आपका नाम भी होता और लाभ भी होता कंपनीज का। ये दूरदृष्टि सरकार ने क्यों नहीं दिखाई, ये एक बड़ा सवाल है रेमडेसिविर पे। यही चीज अब फेबीफ्लू के साथ हो रही है। बहुत सारे लोग जिनको होता है उनको फेबीफ्लू रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। आप जाकर के आज की डेट में ले ही लीजिए फेबीफ्लू, दुकान पर नहीं मिल रही। फिर वही हो रहा है, कालाबाजारी भी हो रही है और कुछ लोगों ने भी उसको रख लिया है। और क्योंकि लोगों ने उसको अब रख लिया है अपने घरों में, तो ये एक बड़ी दिक्कत बन करके सामने आ रही है, क्योंकि शॉर्टेज हो गई है। तो उसकी शॉर्टेज को लेकर के भी सरकार कह रही है कि ये कोई बहुत प्रामाणिकता के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साबित नहीं हुआ है कि अगर आपको फेबीफ्लू खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। वो तो ठीक है, एक एंटीवायरल ड्रग है, उसका लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर से, उसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया था। वो कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि उससे बहुत लाभ होता है, और अब तो कुछ देश और कुछ डॉक्टर नहीं भी दे रहे हैं। तो ये एक बात बोली गई है। अब आइए बात करते हैं बेड्स की। बेड्स की स्थिति में भी आप देखिए वही चीज़ है। हमको कितना टाइम लग गया बेड्स बढ़ाने में। दिल्ली में आप देखिए लगातार ये हो रहा है कि अब 6 दिन के लिए जो लॉकडाउन लगेगा 7 दिन का, उस लॉकडाउन में और उस कर्फ्यू में हम बेड बढ़ाएंगे, साहब बेड बढ़ाएंगे। आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधा मार्च था। एक ऐसी व्यवस्था बन जानी चाहिए थी, क्योंकि आप एक बार झेल चुके थे उसको। एक ऐसी व्यवस्था बन जानी चाहिए थी कि आज जरूरत, कल तक इतने बेड तैयार या परसों तक इतने बेड तैयार। वो नहीं हुआ। ना केंद्र के स्तर पर हो रहा है, और दिल्ली के भी स्तर पे जो हो रहा है वो बहुत धीरे हो रहा है। केंद्र के स्तर पे भी हो रहा है, जो केंद्रीय एजेंसीज हैं वो भी कर रही हैं, लेकिन उसकी जो गति है वो उतनी तेज नहीं है जितनी उम्मीद की जाती। देखिए आज जो लोग मर रहे हैं वो आज मर रहे हैं ना, वो 3 दिन बाद आप उनको बिस्तर देंगे तो वो मरे में से आकर के तो आपके बिस्तर का इस्तेमाल करेंगे नहीं। इसीलिए इन सब चीजों में तेजी बहुत, जब जरूरत पड़ती है तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एकदम से, और जब नहीं पड़ती तो नहीं पड़ती। तो जब नहीं पड़ रही थी तो उस समय आपने कैपेसिटी को ऐसा क्यों कर दिया, बिस्तरों में भी आपने इस तरीके से क्यों कर दिया। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर खटाक से बिस्तर ही सारे लग जाते ताकि कोई शॉर्टेज नहीं होती। क्यों मुख्यमंत्री को आकर के ये बोलना पड़ा है अब शॉर्टेज हो गई है, कैसे हुई, आपकी प्लानिंग कहां थी। राज्य से भी पूछा जाएगा ये सवाल और केंद्र से भी, आपकी प्लानिंग कहां थी। आपने कैसे जल्दी से जल्दी वो सेंटर्स छोड़ दिए तो फिर उसको जल्दी से व्यवस्था वापस बनाने में आपने समय क्यों नष्ट किया, सब सवाल पूछे जाएंगे। तो सीख कहां थी पिछली बार से, क्या नहीं ली सीख। फिर वैक्सीन की बात, तमाम बात हुई है वैक्सीन को लेकर के। आप तो जानते ही हैं वैक्सीन को लेकर के बहुत कुछ बोला जा चुका है कि जब आपके पास कमी थी तो आप क्यों वहाँ मैत्री करने चले गए, अपने लोगों को दे देते। उस पर भी सरकार ने तमाम तरीके की बातें की हैं। बहरहाल अब वैक्सीन पर तो हम उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वो तो जो बन रही हैं सो बन ही रही हैं। अब आगे चल के उसको और बेहतर करना ही एक कोई समाधान है, बाकी तो अब और कोई क्या कह सकता है। तो ये वैक्सीन की स्थिति है, उस पर भी राजनीति लगातार जारी है। एक और चीज जो अब देखने को मिली है वो है माइग्रेंट वर्कर्स, श्रमिक। जैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन या कर्फ्यू की घोषणा हुई है 1 हफ्ते की, आप देखिए ISBT से, आनंद विहार से, सब जगह से एक बार फिर से उसी किस्म की तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई हैं, जब हजार लोग जो हैं वो दिल्ली छोड़ करके जा रहे हैं। फिर व्यवस्था नहीं है, फिर बसों की दिक्कत हो रही है, फिर भीड़ जम रही है। और उस समय तो जब हुआ था तब मामले फैले नहीं थे, हम लोगों ने एहतियातन लॉकडाउन लगाया था। अब की तो मामले बहुत तेजी से फैल रहे हैं, और श्रमिक जब इस तरीके से इकट्ठा होंगे, यही तो वायरस को चाहिए कि भीड़ हो। फिर व्यवस्था नहीं हुई, फिर बसों का इंतजाम या ट्रेनों का इंतजाम उस तरीके से नहीं हुआ जो हमने पिछली बार देखा था। जब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी
तब ये बोला गया था कि ठीक है अब हम श्रमिक स्पेशल चलाएंगे, हम कुछ बसें चलाएंगे, ये वो। आज आपने फिर लॉकडाउन अनाउंस किया और फिर वो व्यवस्था नहीं थी। सीखे हुए में वापस गलती करना ये कितना बड़ा अपराध है, और इसके लिए अगर सरकारों को जिम्मेदार न ठहराया जाए तो किसे ठहराया जाए? दोनों, केजरीवाल सरकार को भी और केंद्र को भी। केंद्र से जो सवाल जो पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार से भी ये सवाल पूछे जाएंगे ना कि जब आप इस तरीके की घोषणा कर रहे थे, आपने हफ्ते भर पहले से ये चीज क्यों नहीं आगाह कर दिया कि हमें ऐसी स्थिति लग रही है कि अब लॉकडाउन लगेगा, तो इस वजह से आसपास के राज्य और सब लोग बस का इंतजाम कर लें, ट्रेन का इंतजाम कर लें। कहां है ये व्यवस्था? एक केंद्रीय व्यवस्था कहां है? चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की लगातार रोज की मीटिंग कहां है? रोज रोज उस स्तर पर मीटिंग लेकर के ये तय करना कि अच्छा आज ये, आज इतना, आज ये इतना, आज इतना, आपके यहां इतना ज्यादा, इतना कम है, इधर दे दें, जी दे दें, ये कर दें, वो कर दें। केंद्र स्तर पर मुख्यमंत्री, इससे ज्यादा जरूरी और क्या है? चुनाव, धार्मिक फंक्शन, क्या जरूरी है? ये कुछ सवाल हैं जहां पर ऐसे लगता है कि जब आप बहुत ही गहराई से देखते हैं तो आपको ये लगता है कि सरकारें, और खास तौर से केंद्र सरकार, अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रही है। और उस पर आप देखिए एक और नई चीज जो है वो, मतलब 1 साल बाद आदमी ने ये उम्मीद किया था कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो आप एकजुट होकर के लड़ेंगे इससे। कहीं ज्यादा एकजुट होकर के पहली बार लड़े थे। पहली बार अगर आपको याद हो, हर दूसरे दिन मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की मीटिंग होती थी। मुझे याद है वीडियो कॉन्फ्रेंस से होती थी, लगातार कई मीटिंग हुई हैं। इस बार कहां हो रही है वो मीटिंग, जबकि मामले कहां पहुंच गए हैं? अगर मीटिंग हो रही होती तो ऐसी नौबत नहीं आती कि अगर महाराष्ट्र कुछ बोल रहा है तो उस पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो एक पत्र लिख दे रहे हैं कि राजनीति मत करो। फिर वहां से पलटवार आ रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं। फिर रेमडेसिविर को लेकर के आप देखिए महाराष्ट्र में, मतलब कि विपक्ष के नेता कहां ले जा रहे हैं रेमडेसिविर को, पुलिस में FIR का मामला हो जाना, ये सब चीजें हो रही हैं। तो समन्वय तो छोड़िए, तो भयंकर लड़ाई चालू हो गई है। और अब आज की स्थिति ये है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक पत्र लिख करके ये बताया कि मेरे ये 5 सुझाव हैं कि किस तरीके से वैक्सीन का वितरण किया जाए या किस तरीके से कार्रवाई की जाए, उस पर डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत ही तीखे शब्दों का प्रयोग करके उन सुझावों को दरकिनार करते हैं। बहुत तीखे शब्द, मतलब जो डॉक्टर हर्षवर्धन को जानते हैं वो ये भी जानेंगे कि उनका मिजाज ही ऐसा नहीं है। लेकिन ये पत्र कैसा लिख रहे हैं वो? तो समाधान तो छोड़िए, इस बार दूसरी बार, पहली बार में कई बार मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स की, ये दूसरी बार तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरा उद्देश्य है केंद्र और राज्यों की लड़ाई या कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई कि तूने बोल कैसे दिया, तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, तुम ये देखो। इस तूतू मैमे से अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा हो या किसी की जान बच रही हो तो हम तो कहते हैं आप जी खोल के तूतू मैमे कीजिए, सड़क पर उतर आइए। लेकिन इस तूतू मैमे से लोगों का भला नहीं हो रहा। दिल्ली में बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखने को मिलते हैं सड़कों पर सैटरडे संडे में। सिर्फ एम्बुलेंस इधर से उधर घूम रही थी, सिर्फ उनके सायरन की आवाज आ रही थी। और जब ये जो 6-7 दिन अब लॉकडाउन लगेगा उसमें भी यही नजारा होगा। अभी भी अगर राजनीति से ऊपर उठ करके कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे पिछली बार की गलतियों से सीखना तो छोड़िए, हम लोग पिछली बार जो सही कर रहे थे इस बार वो भी सही नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं जल्दी सुधारा तो हिंदुस्तान के साथ बहुत बुरा होगा। और हिंदुस्तान का बुरा क्या राजनेता करना चाहते हैं, ये वो सोच लें। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।